नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस विद छोटेलाल में। प्यारे दोस्तों, ज्योग्राफी विषय में हम प्यारे दोस्तों प्रिसिपिटेशन चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने टाइप ऑफ रेनफॉल जो है वो देख लिया था। और प्रिसिपिटेशन का दूसरा जो टाइप है प्यारे दोस्तों ओला, और थर्ड जो है स्नोफॉल, उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे और साथ ही साथ आर्टिफिशियल रेनफॉल के भी बारे में हम चर्चा करेंगे प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे वीडियो की सीधा नोटिफिकेशन आपके तक जल्द से जल्द पहुंच सकेंगी। तो प्यारे दोस्तों, आज हम बात करते हैं हेल की, ओला की। तो प्यारे दोस्तों, ये ओला क्या होता है? जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि ये जो क्लाउड है, क्लाउड से जब रेनफॉल होता है ना, वर्षा जल की बूंदें जब नीचे गिरती हैं, तब क्या होता है कि कभी कभी वो ठंडी हवाओं के संपर्क में आती है ना, ठंडी हवाओं के बीच से क्या होती है, गुजरती है। ये ठंडी हवाएं जो है पास बीच में आती हैं और उसी से रेनफॉल जब होता है, जल की बूंदें गुजरती हैं। तो ये जल की बूंदें जो है ठंडी हवा के कारण बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है इनटू स्मॉल पीसेस ऑफ आइस। सो फ्रेंड्स, जब ये छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़ों में कन्वर्ट होती है और साथ ही नीचे से है ना, नीचे की ओर से जब एयर करेंट ऊपर की ओर जाता है ना, वायु धारा जब ऊपर की ओर जाती है, तब ये बर्फ़ के टुकड़े क्या होते हैं, टकरा करके फिर से इन्हीं हवाओं में उड़ते रहते हैं और ये बार बार ऐसा ही होते रहता है। नीचे ये करंट जो है, एयर करंट नहीं आने देता है। तब क्या होता है कि वो जो है आइस, उनका साइज़ जब बड़ा हो जाता है ना, बड़े बड़े हो जाते हैं, तब क्या हो जाता है, वो ज़्यादा भारी हो जाते हैं और फिर ये एयर करंट उनको रोक नहीं पाती और वो फिर नीचे धरती पर गिरते हैं। तो इन्हीं को बोला जाता है प्यारे दोस्तों, क्या, ओला, है ना। क्या बोला जाता है? ओला बोला जाता है। और इसे हम कहते हैं ओला वृष्टि। तो प्यारे दोस्तों, ये होता है ओला बनने का रीजन या फिर कारण। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि हेल जो है ना, ओला जो है, व्हेन रेन ड्रॉप्स पासेस थ्रू लो टेम्परेचर, जब एकदम निम्न तापमान वाले हवा से जो है जब गुजरता है जल की बूंद, तब क्या होता है, इट कन्वर्टेड इनटू आइस, तब ये आइस में कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। जल की बूंद ठंडी वायु से गुजरती है तो बर्फ में बदल जाती है। इसी को बोला जाता है क्या, हेल बोला जाता है, ओला बोला जाता है प्यारे दोस्तों। तो ओला किसको बोलेंगे? ओला जो है ये इसमें सकेंद्रीय परत पाया जाता है ना, हैविंग कंसंट्रिक लेयर, है ना, कंसंट्रिक लेयर पाया जाता है किसमें, ओला में। और ये क्या प्रदर्शित करता है, क्या शो करता है, रिप्रेजेंट कंडेंसेशन, यह संघनन को प्रदर्शित करती है। बस यही था हेल, ओला प्यारे दोस्तों। अब देखते हैं हम प्यारे दोस्तों स्नोफॉल, हिम वृष्टि क्या होता है, स्नोफॉल क्या होता है। उससे पहले हम देखते हैं प्यारे दोस्तों कि जो आइस होता है, क्या, आइस में अगर टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वाटर ड्रॉप्स में। और वाटर ड्रॉप्स में जब टेम्परेचर को हम बढ़ा देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वाटर वेपर में प्यारे दोस्तों। मतलब कि आइस से वाटर वेपर कब बनेगा, जब टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। तो इसी प्रक्रिया को बोला जाता है वाटर वेपराइजेशन, है ना। जब वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है वाटर ड्रॉप से, तब उसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, वाटर वेपोराइजेशन। और वाटर वेपर से जब जलवाष्प जब जल की बूंदों में कन्वर्ट हो जाता है ना, मतलब कि टेम्परेचर लो करने पर जब जल की बूंदों से जल के वाष्प से जल की बूंदों में कन्वर्ट होता है वाटर, तो उस प्रक्रिया को ही क्या बोला जाता है, रेनफॉल बोला जाता है ना। मतलब कि उसी से रेनफॉल होता है, टेम्परेचर के कम होने से। और जहाँ से जल की बूंदें बनना स्टार्ट होती है उसे ड्यू पॉइंट बोला जाता है, ओसांक बोला जाता है, वसांक बिंदु जिसको बोलते हैं हम लोग। अगर ड्यू पॉइंट से में अगर टेम्परेचर जो है ना, एकदम लो रहेगा, ड्यू पॉइंट से भी अगर टेम्परेचर लो रहा तो वो सीधा कन्वर्ट किस में हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा प्यारे दोस्तों, है ना, किस में, आइस में।
तो इसी प्रक्रिया से स्नोफॉल होता है प्यारे दोस्तों। उसको आगे हम देखते हैं कि व्हेन वाटर वेपर कंडेंस वेरी लो टेम्परेचर, है ना, जब जलवाष्प जो होता है, जब जलवाष्प का संघनन बहुत कम ताप पर होता है प्यारे दोस्तों, जो उसका कंडेंसेशन होगा वो बहुत ही लो टेम्परेचर में जब होगा, तब क्या होगा प्यारे दोस्तों कि जलवाष्प सीधे बर्फ में बदल जाता है। किस में बदल जाता है प्यारे दोस्तों? बर्फ में बदल जाता है, और वो फिर फॉल डाउन इन द फॉर्म ऑफ कॉटन, और रुई की भांति नीचे जमीन पर गिरना स्टार्ट होता है, और इस तरह से जो गिरता है बर्फ, उसी को हम कहते हैं स्नोफॉल प्यारे दोस्तों। अब स्नोफॉल क्या होता है प्यारे दोस्तों? स्नोफॉल जो है वो कहाँ होगा? हाई एलिवेटिव एरिया पर होगा, मतलब कि ऊंचे स्थान, पर्वतीय स्थान पर होगा, जहाँ टेम्परेचर क्या होगा? -10 डिग्री होगा। वैसे ऊंचे स्थान जिसका टेम्परेचर -10 डिग्री हो, उसी स्थान पर क्या हमें देखने को मिलता है? ये फॉल डाउन ऑफ स्नोफॉल देखने को मिलता है हमें। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा प्यारे दोस्तों। अब आगे हम चर्चा करते हैं प्यारे दोस्तों किसका? स्नो लाइन का। ये हिम रेखा क्या होता है कि दो पर्वतों के बीच में एक सीमा बनाया जाता है, इस एक तरह से कह सकते हैं प्यारे दोस्तों। जो लाइन रिप्रेजेंट करेगा बर्फ की सीमा को, उसे ही बोला जाता है स्नो लाइन। मतलब स्नो लाइन के ऊपर जो है कितना जो भी होगा स्नो लाइन, उसके ऊपर जो है पर्वत पूरा का पूरा किससे कवर्ड होगा? स्नो से कवर्ड होगा, बर्फ से कवर्ड होगा प्यारे दोस्तों, है ना। मतलब बर्फ से हमेशा ढका हुआ रहेगा, और स्नो लाइन से नीचे का जो एरिया आप देख रहे हैं ये स्नो फ्री होगा, है ना, मतलब कि इसमें बर्फ नहीं होगा। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि ये जो हिमालय है ना, वो हमारा हिमालय जो है प्यारे दोस्तों, वो वेस्टर्न साइड में इसकी ऊंचाई कम है प्यारे दोस्तों। वेस्टर्न साइड में इसकी ऊंचाई क्या है? कम है, हाइट इसका लो होता है, और ईस्टर्न हिमालय की जो हाइट है वो अधिक होती है। इसीलिए स्नो लाइन एरिया जो होगा वो भी स्नो लाइन हाइट होगा उसका सबसे ज़्यादा किधर? वेस्ट हिमालय की तरफ, क्योंकि इधर के पहाड़ों की ऊंचाई कम होगी, है ना, जिसके वजह से बर्फ़ की ऊंचाई ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि जो स्नो लाइन है वो ज़्यादा पाया जाएगा किधर? वेस्ट हिमालय में। किधर? वेस्ट हिमालय में प्यारे दोस्तों। इस तरह से हम यहाँ और एक फिगर के माध्यम से देख सकते हैं प्यारे दोस्तों कि किस तरह से वेस्ट हिमालय में स्नो लाइन एरिया ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि इधर का हाइट जो है वेस्टर्न एरिया में वो कम होता है हिमालय का, और ईस्टर्न एरिया में हाइट ज़्यादा देखने को मिल रहा है ना। तो यहाँ पर जो है स्नो लाइन अगर यहाँ पर इस तरह से बनाया गया है, तो हाइट इधर कम होने की वजह से यहाँ बर्फ़ ज़्यादा आएगा, है ना, और इधर हाइट ऊंची है, इसके वजह से इधर बर्फ़ जो है कम रहेगा, जाहिर सी बात है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं प्यारे दोस्तों कि जो वेस्टर्न हिमालय होता है उधर स्नो लाइन एरिया ज़्यादा होता है। क्या होता है? ज़्यादा होता है प्यारे दोस्तों। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों रिम। ये रिम क्या है ना, जो रिम है वो कनाडा में बोला जाता है। कहाँ? कनाडा वाला एरिया में। ये पॉइंटेड कॉलम होता है प्यारे दोस्तों, नुकीले स्तंभ होते हैं, किसके? जमी हुई बर्फ का एकदम तेज नुकीला पॉइंटेड क्षेत्र होगा, उसी को बोला जाता है रिम। क्या बोला जाता है? रिम। कहाँ? कनाडा में। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों, ये तो था, हमने देख लिया प्रिसिपिटेशन कि क्या क्या होता है, कितने टाइप होते हैं प्रिसिपिटेशन के। अब आगे हम चर्चा करते हैं प्यारे दोस्तों फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ प्रिसिपिटेशन, वृष्टि को प्रभावित करने वाले कारक। ये क्या क्या कारक हैं? फर्स्ट है लैटिट्यूड, अक्षांश, है ना। क्या है प्यारे दोस्तों? फर्स्ट में लैटिट्यूड है, अक्षांश है। तो इससे पहले हम देखते हैं प्यारे दोस्तों कि जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वाटर वेपर का। क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर वेपर। कहने का मतलब है कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वाटर वेपर भी बढ़ेगा, अगर प्रेशर लो रहेगा तो वाटर वेपर भी लो होगा। मतलब कि ये वाटर वेपर बनने का जो प्रोसेस है वो किस पर निर्भर करता है? प्रेशर पर, है ना। वृष्टि जलवाष्प के समानुपाती होती है ना। वृष्टि जो है प्यारे दोस्तों वो जलवाष्प के क्या होता है? समानुपाती होता है। सॉरी प्यारे दोस्तों, यहाँ P4 प्रेशर नहीं, प्रिसिपिटेशन होगा। क्या होगा?
प्रिसिपिटेशन, मतलब कि प्रिसिपिटेशन ज़्यादा हो रहा है तो वाटर वेपर भी ज़्यादा, प्रिसिपिटेशन लो हो रहा है तो वो वाटर वेपर भी लो होगा प्यारे दोस्तों। और साथ ही प्रिसिपिटेशन जो है वो, जो वृष्टि है प्यारे दोस्तों, वो किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर और वाटर वेपर पर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा वाटर वेपर बनता है, ये तो हमने देखा ही है प्यारे दोस्तों। अब बात करते हैं हम लैटिट्यूड किस तरह से इफेक्ट डालता है। तो इक्वेटर जो होता है प्यारे दोस्तों, 0 डिग्री लैटिट्यूड है ना, इक्वेटर लाइन उसी को बोलते हैं, भूमध्य रेखा। ये क्या करता है प्यारे दोस्तों कि टेम्परेचर वहाँ पर बहुत ही हाई होता है। 0 डिग्री अक्षांश पर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर वाटर वेपर भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। और वाटर वेपर जब ज़्यादा बनेगा तो वहाँ पर वृष्टि भी जो होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी, प्रिसिपिटेशन भी हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो 0 डिग्री जो होता है लेटीट्यूड, उसी को बोला जाता है लो लेटीट्यूड, निम्न अक्षांश। तो निम्न अक्षांश पर जो है वृष्टि क्या होगा प्यारे दोस्तों, सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है ना, भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर। इफ़ वी मूव टुवार्ड्स पोल्स, जैसे ही हम पोल्स की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, टेम्परेचर लो होते जाता है, तापमान में कमी होने लगता है ना, जिसके वजह से वाटर वेपर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, जलवाष्प भी कम बनेगा, है ना, तो वर्षा भी क्या होगी, कम होगी। देयरफॉर प्रिसिपिटेशन लो इन हाई लेटीट्यूड, इसी के वजह से जो प्रिसिपिटेशन है, वृष्टि है, वो बहुत ही कम होता है, कहाँ पर, उच्च अक्षांश क्षेत्रों पर, है ना, हाई लेटीट्यूड एरिया पर। तो इस तरह से हमने देखा प्यारे दोस्तों, जो लेटीट्यूड है वो किस तरह से प्रभाव डालता है प्रिसिपिटेशन पर। लो लेटीट्यूड पर क्या होगा, हाई रेनफॉल होगा, और हाई लेटीट्यूड पर क्या होगा, सॉरी, लो लेटीट्यूड पर क्या होगा, हाई रेनफॉल, और हाई लेटीट्यूड पर होगा लो रेनफॉल प्यारे दोस्तों। मतलब कि जितना ऊंचा अक्षांश उतना कम वर्षा हमें देखने को मिलती है, इसलिए ध्रुवों पर ज़्यादा वर्षा नहीं होता प्यारे दोस्तों। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं, कौन फैक्टर है जो वृष्टि पर अपना प्रभाव डालता है, वो है कंडीशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट, महासागर और महाद्वीपों की स्थिति प्यारे दोस्तों। ये किस तरह से प्रभाव डालता है, इसमें हम देखते हैं प्यारे दोस्तों, जो महासागरीय क्षेत्र होते हैं, है ना, क्या होता है प्यारे दोस्तों, महासागरीय क्षेत्र, वहाँ पर क्या होगा कि जलवाष्प जो है वो ज़्यादा बनेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर जल की मात्रा जो है वो ज़्यादा होता है प्यारे दोस्तों, इसलिए जलवाष्प यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है ना। जब सूर्य की किरण यहाँ पड़ेगा तो जलवाष्प जो है, पानी जो है गर्म होकर के जलवाष्प में परिवर्तित होगा, है ना, और कॉन्टिनेंट पर जो है जल की मात्रा कम होती है, इसकी वजह से वहाँ पर जलवाष्प कम देखने को मिलता है। तो एक टेवार्थ नाम करके व्यक्ति थे, है ना, उन्होंने बताया प्यारे दोस्तों कि जो वाटर वेपर होगा, कौन, जो वाटर वेपर होगा टेवार्थ के अनुसार मैक्सिमम होगा कहाँ पर, ओशियन पर, है ना, महासागरीय भाग पर, और मिनिमम होगा कॉन्टिनेंट पर, है ना, महाद्वीपों पर। तो टेवार्थ के अनुसार जो है प्यारे दोस्तों 81% जो है जलवाष्प कहाँ बनता है, महासागरों में, इसलिए रेनफॉल भी महासागरीय क्षेत्रों पर ज़्यादा देखने को मिलता है। और सिर्फ 19% ही जो है जलवाष्प बनता है कहाँ पर, कॉन्टिनेंट क्षेत्र पर, और वहाँ पर रेनफॉल इसलिए क्या होता है, कम होता है प्यारे दोस्तों, क्या होता है, कम। अब आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों इफेक्ट ऑफ माउंटेन, है ना, क्या देखते हैं, इफेक्ट ऑफ माउंटेन, ये किस तरह से प्रभाव डालता है, पर्वत जो होते हैं वो वर्षा पर किस तरह से प्रभाव डालते हैं। तो माउंटेन वाले क्षेत्र में हमें माउंटेन और साथ ही प्लेट्यू दोनों देखने को मिलते हैं, ये ऊंचे भूभाग होते हैं, ये हेल्पफुल होते हैं इन राइज अप ऑफ विंड, पवनों को ऊपर चढ़ने में क्या होता है, ये सहायक होते हैं। पवनें जो हैं वो ऊपर चढ़ती हैं स्लोप के माध्यम से, माउंटेन में जो स्लोप होते हैं, सीढ़ी बाय सीढ़ी माउंटेन जो ऐसे धीरे 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 ऊपर की तरफ ऐसे उड़ता है, तो यही तो होता है स्लोप यार दोस्तों, है ना। इन्हीं स्लोप के माध्यम से हवाएं जो है, एयर जो है क्या करेगा, ऊपर चढ़ेगा, है ना, राइज अप करेगा। तो प्यारे दोस्तों पवनें जो है ढलान के सहारे ऊपर चढ़ती है ना, विंड राइज अप विद द स्लोप ऑफ माउंटेन, और जहाँ टेम्परेचर लो हो जाएगा, है ना, वहीं पर कंडेंसेशन स्टार्ट होगा और फिर रेनफॉल होगा प्यारे दोस्तों।
आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि जो हाइट बढ़ेगा, है ना, हाइट बढ़ेगा तो रेनफॉल जो है वो भी, सॉरी प्यारे दोस्तों, इसमें क्या है कि जितना ऊंचाई वाला क्षेत्र होगा, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं इस पर्वत में, है ना, स्लोप के माध्यम से हवाएं ऊपर की ओर चढ़ रही है, तो जो ये ऊपरी वाला भाग है यहाँ पर जो है रेनफॉल ज़्यादा देखने को मिलेगा, किसके अपेक्षा, इधर वाले क्षेत्र के अपेक्षा। तो ये ऊपर वाला भाग है वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा देखने को मिलता है एट लिमिटेड हाइट। ये भी लिमिटेड हाइट पर, ऐसा नहीं कि एकदम यहाँ पहुँच गए ऊपर और यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होगा, नहीं, ये लिमिटेड हाइट पर ही जो है वर्षा ज़्यादा देखने को मिलता है। एट वेरी हाई हाइट ड्रॉप्स जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आइस में। अगर ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंच गया तो टेम्परेचर ज़्यादा लो हो जाएगा, है ना, जिसके वजह से जो है ड्रॉप्स वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा प्यारे दोस्तों। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों आर्टिफिशियल रेनफॉल, कृत्रिम वर्षा, ये क्या होता है। इससे पहले देखते हैं प्यारे दोस्तों कि जो नेचुरल प्राकृतिक रेनफॉल होता है वो कैसे होता है। वाटर वेपर संघनन होता है, कंडेंसेशन जब वाटर वेपर का होता है तब क्लाउड का निर्माण होता है, और क्लाउड का निर्माण होते ही क्लाउड में वाटर ड्रॉप्स जब बढ़ जाते हैं, है ना, उसके सहने की क्षमता से अधिक हो जाता है, तब रेनफॉल के रूप में वाटर ड्रॉप्स नीचे गिरना प्रारंभ होता है। लेकिन जब वेन कंडेंसेशन वीक, जब संघनन जो है वो कमज़ोर होगा, है ना, तब जो हो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉप भी क्या होगा, वीक हो जाएगा। जो जल की बूंदें बनती है वो भी क्या हो जाएगी, कम बनने लगेंगी, और जिसके वजह से रेनफॉल नहीं हो पाएगा प्यारे दोस्तों, है ना। तो इसी कंडेंसेशन को बढ़ाने के लिए, है ना, इंक्रीज करने के लिए क्या कराया जाता है, आर्टिफिशियल रेनफॉल कराया जाता है। वो किस तरह से, जो कंडेंसेशन हो रहा होता है प्यारे दोस्तों उसको बूस्ट किया जाता है, मतलब कि कंडेंसेशन की प्रक्रिया को बढ़ा दिया जाता है, जिससे वाटर ड्रॉप्स भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और फिर रेनफॉल होना स्टार्ट हो जाता है। तो कंडेंसेशन को बूस्ट करने के लिए क्या किया जाता है प्यारे दोस्तों, उसके बारे में देखते हैं कि बूस्ट करने के लिए क्लाउड में AgI मतलब कि रजत आयोडाइड या फिर सिल्वर आयोडाइड को स्प्रे किया जाता है। जहाँ पर कंडेंसेशन हो रहा होता है बादलों में, वहाँ पर क्या किया जाता है, छिड़काव किया जाता है किसका, AgI का, है ना, सिल्वर आयोडाइड का। ये पहला प्रयोग किया गया था 1946 में प्यारे दोस्तों, 1946 में ये पहला प्रयोग किया गया था। और AgI के अलावा इसमें क्या डाला जाता है, ड्राई आइस डाला जाता है, CO2 का भी प्रयोग किया जाता है। AgI और ड्राई आइस क्लाउड के टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, मतलब कि जो टेम्परेचर हाई होता है क्लाउड का उसको कम कर देते हैं, है ना। तो इस तरह से देख रहे हैं फिगर में कि ये क्लाउड है। अब क्लाउड में क्या है प्यारे दोस्तों कि 150 बूंद बनाने की कैपेसिटी है ना, लेकिन वहाँ बन रहा है सिर्फ 100 बूंद ही बन रहा है। एक एग्जांपल के तौर पे देख रहे हैं प्यारे दोस्तों कि क्लाउड है, क्लाउड में 150 तक बूंद जब तक नहीं बनेगा तब तक वो वर्षा के रूप में नीचे नहीं गिरेगा, लेकिन वहाँ तक टेम्परेचर हाई होने की वजह से वहाँ क्या हो रहा है, सिर्फ 100 बूंदों का ही निर्माण हो पा रहा है। तो 150 बनने का उसका है क्या पावर, उसी को बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, है ना, सापेक्ष आर्द्रता, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे प्यारे दोस्तों। तो जैसे ही इसको बूस्ट किया जाएगा, संघनन की प्रक्रिया को बढ़ाया जाएगा, तो जल की बूंदें 100 से 150 में कन्वर्ट हो जाएंगी, और उसके बाद वो जो है वर्षा के रूप में नीचे गिरना प्रारंभ हो जाता है प्यारे दोस्तों। तो इसी प्रक्रिया को बोला जाता है आर्टिफिशियल रेनफॉल, और इस तरह से कृत्रिम वर्षा कराई जाती है प्यारे दोस्तों। और अब आता है प्यारे दोस्तों वो हमारा प्रिसिपिटेशन का चैप्टर द एंड हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्यारे दोस्तों ह्यूमिडिटी के बारे में, आर्द्रता के बारे में, एक नया चैप्टर लेकर आएंगे। तो प्यारे दोस्तों वीडियो में अंत समय तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और साथ ही प्यारे दोस्तों इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करते रहें और पूरी दुनिया में फैलाते रहें। तो प्यारे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।